एक डाकू ग्रैंड मास्टर। यह तो सोच से भी परे है, चाओ किंग बुदबुदाई। उसके माथे पर डर से पसीना बह रहा था। यह हमारे बस की बात नहीं है। हमें अभी रिपोर्ट करनी होगी। थोड़ी देर भागने के बाद दोनों रुक गए और अचानक उन्हें कुछ याद आया तो उनके चेहरे कड़वे हो गए। हम कितने बेवकूफ हैं। हम उस बच्चे को भूल गए। वह तो पीछे रह गया। फू जियानमिंग घबराकर चिल्लाया। चाओ किंग ने सिर हिलाया, अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करते हुए बोली, उसे साथ घसीटना वैसे भी मुसीबत होता। चलो जल्दी लौटते हैं। उम्मीद है वह बच्चा समझदार होगा और कहीं छिप जाएगा ताकि पकड़ा न जाए। नहीं तो कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। जबकि चाओ किंग और फू जियानमिंग उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे, लू शेंग आराम से उस समूह के बीच की ओर बढ़ रहा था। क्रोकट बालों वाले आदमी ने अंधेरे से एक नौजवान को आते देखा और उलझन में आंखें सिकोड़ लीं। यह छोटा लड़का कहाँ से आ गया? उसने कहा। उसका हाथ अपने हथियार की ओर बढ़ गया। उसके पास खड़ा आदमी अभी यह कह भी नहीं पाया था, अरे बच्चे, कहाँ जा रहा है तू? कि लू शेंग का पैर बिजली की तेजी से उसके चेहरे पर पड़ा। उसके मुंह से खून उछल पड़ा और वह पीछे की ओर उछलकर गिर गया। लू शेंग को धातु की झंकार के साथ लंबा भाला घुमाते हुए देखकर पास खड़ा चोटी वाला आदमी तुरंत हरकत में आया। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। ओह, यह बच्चा तो पिटाई मांग रहा है, चोटी वाला आदमी गुर्राया। हरे बालों वाला और क्रूकट वाला दोनों इस बच्चे की हरकत देखकर हैरान थे, जिसके चेहरे से अभी तक बचपना भी नहीं गया था। अकेले ही बाघ की मांद में घुस आया। वे तलवारें निकालते हुए चिल्लाए, क्या बात है? मरने का शौक है क्या बच्चे? एक पल में बाकी गुंडे भी हरकत में आ गए और लू शेंग को चारों तरफ से घेरकर एक तंग घेरा बना लिया, जिससे उसके भागने का हर रास्ता बंद हो गया। हथियार उठाकर वे चारों दिशाओं से एक साथ झपटे। लू शेंग के शरीर से एक भारी और दबाव भरी आभा फैल रही थी। उसकी आंखें सर्द तूफान की तरह ठंडी और निर्दयी थीं। लू शेंग ने बस कुछ साधारण चालें इस्तेमाल कीं। उसकी हरकतें बेहद कम लेकिन सटीक थीं। इससे पहले कि वे लोग ठीक से हमला भी कर पाते, लू शेंग की तेज वारों की बौछार से वे सब जमीन पर गिर चुके थे। सबसे आखिर में क्रूकट वाला आदमी गिरा। कुछ चमकदार लेकिन बेहद घातक चालों के बाद लू शेंग ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, 8 रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट, जिनमें 2 पीक रैंक 6 हैं और कुछ रैंक 5 और 4 के लोग। अगर पता होता कि आरंक मिशन इतना आसान होगा तो पहले छिपने की झंझट ही नहीं करता, सीधे घुस जाता। तभी जमीन पर पड़ा क्रूकट वाला आदमी उठकर उसका पैर पकड़ते हुए हकलाया, बॉस बदला लेगा। लेकिन वह पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि लू शेंग ने उसके गले पर जोर से पैर रख दिया। क्रैक! हड्डी टूटने की भयानक आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। उसे कुचलकर मारने के बाद लू शेंग ठंडे स्वर में बोला, मर चुके हो, फिर भी इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? वह चारों तरफ बिखरी लाशों के बीच बिल्कुल बेपरवाह खड़ा था। चारों ओर लाशों के भयावह घेरे को देखते हुए लू शेंग बुदबुदाया, तो लोगों को मारने का एहसास ऐसा होता है। इस पल उसके दिल में दबे विनाश और तबाही के भाव काफी हद तक शांत हो गए थे और उसके मन में कोई बड़ा मानसिक उतार चढ़ाव भी नहीं हुआ। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने सपनों की दुनिया में बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे हैं? उसने सोचा। या फिर इसलिए कि मैंने बहुत सारी खूनी यादें विरासत में पाई हैं? या शायद इसलिए कि जिन्हें मैंने मारा वे कौन थे? वे सब घिनौने गुंडे थे, इसलिए उन्हें मारने में कोई अपराधबोध नहीं था, बस समाज की गंदगी साफ करना था। न्याय देर से आ सकता है, लेकिन वह कभी गायब नहीं होता। तो अब न्याय से अपनी आखिरी सजा लो, उसने धीरे से कहा।
उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अंतिम मुकाबले की तैयारी कर रहा था। 5 मिनट पहले अंदर के कक्ष में एक दागदार चेहरे वाली लड़की ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, कमबख्त! मैंने पहले ही कहा था कि 20% मेरा हिस्सा है। सुनहरे बालों वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम चाहती हो। तुम खुद को समझती क्या हो? लड़की पूरी तरह भड़क उठी, उसकी आवाज पागलपन भरी चीख में बदल गई और वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगी। आज मरना चाहती हो क्या? वह चीखी। तभी अचानक कमरे में गरजते बादल जैसी आवाज गूंजी। बस सुनहरे बालों वाला आदमी चौंक गया, और इससे पहले कि वह समझ पाता क्या हो रहा है, बिना किसी चेतावनी के एक भारी मुक्का सीधे उसके पेट में जा लगा। वह तुरंत दर्द से दोहरा होकर गिर पड़ा, पेट पकड़कर हवा के लिए हांफने लगा। यह सब क्या हो रहा है? माँ गोयू ने ठंडे और दबदबे भरे स्वर में पूछा। उसकी मौजूदगी कमरे में शिकारी जैसी भारी हो गई। उसकी तेज आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं, जबकि वह बेफिक्री से अपने कंधे से धूल झाड़ रहा था। वह तिरस्कार से बोला, मैं पहले ही साफ कर चुका हूं, यह ऑपरेशन शुरू से मेरा बनाया हुआ है। तुम सबको यहां बुलाने वाला भी मैं ही हूं, और इस कमरे में सबसे मजबूत मुट्ठी भी मेरी है, माँ गोयू ने ऐलान किया। उसने दूसरों की तरफ ठंडी नजर डाली। जहां तक पैसे का सवाल है, तुम्हें वही मिलेगा जो मैं तय करूंगा कि तुम उसके लायक हो। बस यही फैसला है। अगर किसी को शिकायत है तो दरवाजा खुला है, अभी जाना है तो जाओ, मैं रोकने के लिए उंगली भी नहीं उठाऊंगा, माँ गोयू ने चुनौती दी। कमरे में मौजूद अपराधियों के चेहरे तुरंत बिगड़ गए। लालच उनके दिलों में जल रहा था, लेकिन ठंडा पसीना भी बह रहा था। कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी अचानक जोरदार हंसी से यह भारी खामोशी टूट गई। ब्रदर, माँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक आदमी चमकीले नारंगी कोट में कमरे के बीच आकर बोला। हम सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं, पैसा कमाने। कुछ छोटे मोटे क्रेडिट के लिए क्यों झगड़े और अपनी साझेदारी खराब करें? क्या ऐसा नहीं है ब्रदर? माँ, उस आदमी का चेहरा डरावने निशानों से भरा हुआ था। पास खड़ा एक आदमी दांत भींचकर डर के साथ एक नाम फुसफुसाया, डूडेर। कमरे के माहौल की परवाह किए बिना डूडेर आगे बोला, रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह कमाई काफी बड़ी है, लेकिन एक बनने वाले ग्रैंड मास्टर के लिए यह बस समुंदर में एक बूंद है। भीड़ में तुरंत हैरानी की लहर दौड़ गई। क्या सच में? क्या माँ गोयू ग्रैंड मास्टर बनने के कगार पर है? माहौल तुरंत बदल गया। कठोर अपराधी अचानक पालतू कुत्तों जैसे नम्र हो गए और चापलूसी करने लगे। हाँ हाँ, तो बात यह है ब्रदर, माँ ग्रैंड मास्टर बनने के लिए संसाधन जुटा रहे हैं। आपको पहले बता देना चाहिए था। हमें झगड़ने की क्या जरूरत, सबसे बड़ा हिस्सा आपका ही है। ओल्ड थर्ड यहाँ कसम खाता है कि अंत तक आपका साथ देगा। हमारे अंडरवर्ल्ड में ग्रैंड मास्टर बहुत कम हैं, ब्रदर। माँ तो सच में एक उभरती हुई दास्तान है। डूडेर आगे बढ़ा और आराम से माँ गोयू के कंधे पर हाथ रखकर उसे सिगरेट ऑफर करने लगा। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे सबसे पहले आपको बधाई देने दीजिए ब्रदर। माँ गोयू, आपके आने वाले सफल ब्रेकथ्रू के लिए, डूडेर हंसते हुए बोला। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भाई, माँ गोयू ने जवाब दिया, हालांकि उसकी सतर्कता बरकरार थी। तभी डूडेर के चेहरे पर चालाक शिकारी जैसी मुस्कान आ गई। वह झुककर धीरे से बोला, जब आप ग्रैंड मास्टर बनने के शिखर का पीछा कर रहे हैं, तब मेरी भी कुछ ऐसी ही महत्वाकांक्षाएं हैं। इसलिए इस बार की कमाई में से मुझे पूरे 30% चाहिए। माँ गोयू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने खतरे को परखते हुए बस एक शब्द कहा, ठीक है।
उसके मन में साफ था कि इस चोरों की मांद में डूडेर ही अकेला आदमी है जो उसके बराबर खड़ा हो सकता है। डूडेर सिर्फ पीक रैंक 6 विशेषज्ञ नहीं है, वह एक दुर्लभ एलिमेंट कंट्रोलर भी है। कहा जाता है कि वह कभी एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स छात्र था, लेकिन एक दुखद आग में उसका परिवार मारा गया और उसकी आत्मा विकृत होकर ऐसे राक्षस में बदल गई जो अपने शिकारों को जिंदा जलाने में आनंद लेता है। उसकी निर्दयी क्रूरता की कहानियां मशहूर हैं। समझौते से संतुष्ट होकर डूडेर ने संतोष में सिर हिलाया। तो धन्यवाद गोलू, डूडेर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तभी अचानक बाहर की परछाइयों से एक अनजानी आवाज आई, चूंकि यहाँ सब इतने अच्छे से सहमत हो गए हैं तो अंतिम बंटवारा मुझे करने का सम्मान दीजिए। कमरा तुरंत सतर्कता से भर गया। बैंगनी बालों वाला एक आदमी हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा करने लगा। शांत रहो, शायद बस स्थानीय अधिकारी होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। उन्हें सीधे येलो स्प्रिंग्स भेज देंगे और फिर किसी और अड्डे पर जाकर अपनी चर्चा पूरी करेंगे, एक अपराधी गुर्राया। बिल्कुल, यहाँ हमारे पास रैंक 6 मार्शल आर्टिस्टों की छोटी सी सेना है। कुछ बेकार पुलिस वालों से हमें क्या डर, एक और गुंडा जिसकी जीभ टेढ़ी धार वाली तलवार के किनारे पर फिर रही थी, खून के प्यासे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराया, रोशनी में एक जाना पहचाना बूट आगे बढ़ा और साथ ही एक शांत लेकिन व्यंग्य भरी आवाज गूंजी। वैसे भी नए आने वाले ने हल्के लेकिन दबाव भरे स्वर में कहा, इन दिनों मैं थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। मुझे लगता है आज इस सारी झुंझलाहट को निकालने का समय आ गया है। उसके शब्द पूरी तरह खत्म भी नहीं होते कि एक मुक्का विस्फोटक रफ्तार से हवा को चीरता हुआ निकलता है। चाकू पकड़े गुंडे को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिलता और वह पीछे की ओर ऐसे उड़ता है जैसे कपड़े की गुड़िया हो, भीड़ को चीरता हुआ सीधे सामने की दीवार से जोरदार धमाके के साथ जा टकराता है। टूटी हुई कंक्रीट और धूल के घने बादल हवा में फैल जाते हैं, जिससे दरवाजा लगभग दिखना बंद हो जाता है। तभी अचानक लू शेंग के भाले के जमीन से टकराने की भारी धातु जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। घूमती हुई धूल के बीच से लू शेंग की शांत और स्थिर आकृति धीरे धीरे बाहर आती है। उसकी मौजूदगी से एक ठंडी और डरावनी दबाव भरी आभा फैल रही थी। आसपास खड़े अपराधियों के बीच तुरंत अविश्वास भरी फुसफुसाहट फैल जाती है। ये क्या है? अभी तो इसके बाल भी ठीक से नहीं उगे और इसे भेज दिया। क्या पुलिस के पास आदमी खत्म हो गए हैं? दूसरा तुरंत चेतावनी देता है, मूर्ख मत बनो। यह ध्यान भटकाने की चाल भी हो सकती है। असली हमला बाद में हो सकता है। डूडेर मुड़कर लू शेंग को घूरता है। उसके निशानों से भरे चेहरे पर गहरी शंका थी, लेकिन लू शेंग बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वह 2 उंगलियां उठाता है और ठंडे स्वर में कहता है, जो भी भागना चाहता है उसे मैं ठीक 2 मिनट देता हूं। भागना शुरू कर सकते हो अभी। लेकिन उसके शब्दों के तुरंत बाद ही दरवाजे पर मलबे और मुड़े हुए लोहे का ढेर गिर चुका था, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और सब लोग उसके साथ उसी कमरे में फंस गए। लू शेंग खूंखार अपराधियों के घेरते हुए घेरे के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जरा भी झलक नहीं थी। वह पूरी तरह शांत था। उसकी 2 उंगलियां अभी भी खुले उकसावे की तरह उठी हुई थीं। असल में क्यों न तुम सब एक साथ ही आ जाओ, इससे हम सबका समय बचेगा। एक एक करके लड़ना तो बहुत उबाऊ होगा। उसकी यह घमंडी बात अचानक एक गुस्से भरी चीख से टूटती है। तू खुद को समझता क्या है? यह वही दागदार चेहरे वाली औरत थी जिसके कंधे पर एक विशाल तलवार टिकी हुई थी। वह दांत पीसती है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। छोटे कमीने, अभी तो तुझमें माँ के दूध की भी गंध है।
क्या पुलिस इतनी गिर गई है कि बच्चों को यहाँ मरने भेज रही है? मुझे तेरी डींग पर जरा भी भरोसा नहीं। आज तुझे मरणोपरांत प्रमोशन मिलेगा और तेरी कब्र पर ताज़ा अगरबत्तियां जलेंगी। उसका एक आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वे इस लड़के को संभाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ माँ गोलू ठुड्डी सहलाते हुए सब देख रहा था। बस एक घमंडी बच्चा है, उसने सोचा। इन मूर्खों को पहले इसे परखने देता हूँ। लेकिन माँ गोलू अपनी सोच पूरी भी नहीं कर पाता कि वह दागदार औरत अचानक हरकत में आ जाती है। एक भयानक गरज के साथ वह आगे झपटती है। उसकी भारी तलवार हवा को चीरती हुई सीधे लू शेंग की ओर वार करती है। मर जा बच्चे, वह चिल्लाती है। लेकिन लू शेंग जरा भी नहीं घबराता। वह बस सहजता से झुक जाता है और भारी तलवार उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है। उसी लय में वह अपना भाला पीछे घुमाता है। भाले का डंडा सीधे औरत के सिर पर लगता है और वह एक ही वार में वहीं ढेर हो जाती है। यह दृश्य देखकर बाकी गुंडे डर के मारे जड़ हो जाते हैं। रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट, जो उनकी दुनिया में एक ताकतवर शख्सियत थी, एक ही आसान वार में खत्म हो गई। उस लड़के ने उसे सचमुच एक पल में हटा दिया। यह बच्चा कोई साधारण आदमी नहीं है। यहाँ जरूर कोई साजिश है, वे चिल्लाते हैं। लेकिन लू शेंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह आराम से अपना भाला सीधा करता है और शांत मुद्रा में खड़ा रहता है। उम्र कम होने के बावजूद उसके शरीर से पहाड़ जैसी दबाव भरी आभा फैलने लगती है। माँ गोलू की शांति आखिरकार टूटने लगती है। यह खतरनाक है। सीधे मुकाबले में मत उलझो। उस बच्चे के हाथ का हथियार, यह जरूर ग्रांड मास्टर स्तर का आर्टिफैक्ट है। माँ गोलू चिल्लाता है। सब लोग इकट्ठे हो जाओ और संख्या के बल से उसे दबा दो। उसे सांस लेने का मौका मत दो। आदेश मिलते ही गुंडे लालच से भरे चेहरे के साथ आगे टूट पड़ते हैं। ग्रांड मास्टर स्तर का हथियार, तो यही राज है। कितना बड़ा खजाना है, एक गुंडा लालच से कहता है। इसे बेच दें तो अरबों मिल सकते हैं। इसे अपने पास रखना ही बेहतर है। इतना सोचते ही गुंडे चारों तरफ से हमला करते हैं, कोई सामने से, कोई पीछे से और कोई ऊपर से कूदकर। सिर्फ एक अच्छा हथियार मिल गया तो खुद को बड़ा योद्धा समझने लगा। वे उसका ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाते हैं। चल आज तुझे असली मार्शल आर्ट्स की हकीकत दिखाते हैं। सिर्फ हथियार के भरोसे रहने वाला आदमी बस किस्मत वाला मूर्ख होता है। आज अपनी बेवकूफी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लू शेंग बस उन्हें ठंडी नजर से देखता है। फिर कुछ साधारण लेकिन बेहद सटीक चालों के साथ उसका भाला घातक लय में घूमता है और वे सब सीधे मौत की तरफ भेज दिए जाते हैं। अब भी उसी ठंडे और अलग-थलग चेहरे के साथ वह भाले की पकड़ ठीक करता है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो चुकी थीं और चेहरा गंभीर था। अब वह लड़का कम और राक्षस ज्यादा लग रहा था। अपने बड़े बड़े साथियों को मक्खियों की तरह गिरते देख बाकी गुंडे स्तब्ध रह जाते हैं। राक्षस? यह बच्चा तो राक्षस है, वे घबराकर कहते हैं। रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट इस तरह गिर रहे हैं। यह यकीन करना मुश्किल है, पूरी लड़ाई की भावना में डूबा लू शेंग ठंडी आवाज में कहता है। और कौन आना चाहता है? अगर तुम लोग नहीं आओगे तो फिर मैं आ रहा हूं। लू शेंग अपनी प्राकृतिक श्वास तकनीक शुरू करता है और गहरी सांस लेता है, जैसे कमरे की सारी ऊर्जा अपने फेफड़ों में खींच रहा हो। फिर वह अलौकिक रफ्तार से आगे बढ़ता है और दुश्मनों को एक एक करके गिराने लगता है। सब कुछ इतना तेज होता है कि किसी को प्रतिक्रिया का मौका तक नहीं मिलता।
1, 2, फिर 3। पलक झपकते ही 10 लोग गिर जाते हैं। यह देखकर डूडेर डर से चीख उठता है, ग्रांड मास्टर। यह बच्चा छिपा हुआ ग्रांड मास्टर है। अब जाकर डूडेर को लू शेंग की असली ताकत का एहसास होता है और वह घबरा जाता है। उसके दिमाग में युद्ध की तमाम रणनीतियां दौड़ती हैं और आखिरकार वह सबसे आसान तरीका चुनता है, भागना। उसे लगता है भागना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन वह कैसे बच सकता था? लू शेंग भाले के साथ परछाई की तरह उसके पीछे लग चुका था। कहाँ जाने का सोच रहे हो? लू शेंग पल भर में उसके पास पहुंचकर पूछता है। डूडेर पीछे मुड़कर देखता है और अचानक रुक जाता है। फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। किसने कहा कि मैं सच में भाग रहा था? है। अचानक उसका पूरा शरीर तत्वीय आग से जल उठता है और वह चिल्लाता है, नर्क में जा, छोटे ग्रांड मास्टर। मर जा, घमंडी कमीने। इतना कहते ही वह पूरी ताकत से हाथ घुमाता है और एक विशाल आग का स्तंभ निकलता है जो पूरे गलियारे को निगल लेता है। आग भयानक रफ्तार से फैलती है और आसपास की हर चीज को जलाने लगती है। डूडेर सिर पीछे फेंककर हंसता है। राख बन जाओ। मेरी आग में सब कुछ जल जाएगा। तभी आग के बीच से लू शेंग की शांत आवाज आती है, तुम इसे आग कहते हो? डूडेर का चेहरा सदमे से जम जाता है। क्या? डूडेर हक्का बक्का रह जाता है। भयानक लपटों के बीच से लू शेंग की परछाई धीरे धीरे बाहर आती है, पूरी तरह सुरक्षित। डूडेर के दिल में गहरी दहशत घर करने लगती है जब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी उस लड़के के कपड़ों को तक नहीं जला पाया। लू शेंग उंगली से हल्का सा इशारा करता है। अब यह असली आग है। बैंगनी ऊर्जा की एक किरण डूडेर की ओर जाती है और तुरंत बैंगनी लपटों के तूफान में बदलकर उसे कुछ ही सेकंड में पूरी तरह राख कर देती है। बैंगनी आग के बीच से एक आखिरी भयभीत चीख सुनाई देती है और फिर कमरा फिर से शांत हो जाता है। दूर वहीं दूसरी तरफ लू शेंग शांत खड़ा था और अभी भी लड़ाई का विश्लेषण कर रहा था। रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट की हड्डियां टेम्पर्ड स्टील जितनी सख्त होती हैं और स्टील का पिघलने का तापमान लगभग 2750 डिग्री होता है। लगता है मेरी आग उसकी आग से काफी ज्यादा ताकतवर है। माँ गोयू के चेहरे से पसीना लगातार बह रहा था। बाकी सब लोग डर से जमे हुए थे, जबकि लू शेंग के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। फिर उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो आज मरने की तैयारी कैसे की है? दृश्य बदलता है। बाहर डोंग किंग्स और माँ एफीआई अभी भी पत्थर की दीवार के पीछे छिपे हुए थे। डोंग किंग्स धीरे से कहती है, सावधान रहो। उनके चौकीदारों को हमें देखना नहीं चाहिए। अंदर से आ रही चीखों और हलचल को सुनकर दोनों सावधानी से अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लाशें मिलती हैं। अपराधियों की लाशें हर तरफ बिखरी हुई थीं। यह विनाश देखकर दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। यहां आखिर हुआ क्या? माँ एफीआई घुटनों के बल बैठकर घाव देखने लगता है। सब एक ही वार में मारे गए हैं। वह लड़का, उसके पास जबरदस्त ताकत है। डोंग किंग्स फिर भी इसे हल्का दिखाने की कोशिश करती है। बस कुछ कमजोर लोग थे। ठीक से प्रशिक्षित कोई भी यह कर सकता था। लेकिन माँ एफीआई की बात सुनकर डोंग किंग्स अंदर ही अंदर चौंक जाती है। क्या सच में वह लड़का अकेले अंदर गया और यह सब कर दिया? चलो अंदर चलते हैं। ठीक से देखते हैं। चलते हुए डोंग किंग्स कहती है, तैयार रहो, कभी भी लड़ाई हो सकती है। ठीक है। दोनों अपने हथियार कसकर पकड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं,
उन्हें और भी ज्यादा लाशें मिलती हैं। पूरा गिरोह पूरी तरह खत्म हो चुका था। इतना विनाश देखकर माँ एफीआई चारों ओर खून से भरे कमरे को देखता है और उसे लगता है कि उसका दिल सदमे से बाहर निकल जाएगा। हवा में लोहे जैसी गंध फैल जाती है जब माँ गोरयू की आखिरी घुटी हुई चीख अचानक कट जाती है। एक घातक तेज हरकत में लूशेंग उसे बीच से दो हिस्सों में काट देता है और गर्म खून दीवारों और फर्श पर बिखर जाता है। इस नरसंहार के बीच खड़ा लूशेंग अब किसी छात्र जैसा नहीं लग रहा था, वह किसी प्राचीन युद्ध राक्षस जैसा दिख रहा था। डोंग किंग्स यह सब अपनी कांपती आंखों से देखती है, उसका मुंह खुला रह जाता है। माँ गोरयू, पीक रैंक 6 विशेषज्ञ। उस लड़के ने उसे एक ही वार में खत्म कर दिया, वह खाली हवा में फुसफुसाती है। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था। क्या वह चमत्कार देख रही थी या किसी भयानक सपने में फंसी थी? लू शेंग मुड़कर उन्हें देखता है। उसकी ठंडी और शांत नजर उनके रोंगटे खड़े कर देती है। ओह, तो तुम दोनों आखिर आ ही गए, वह बिना भाव के कहता है। मिशन लगभग खत्म हो चुका है। इस जगह की सफाई और लाशों का काम अब तुम लोगों का है। मुझे यहां और रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो जाता है। पीछे भारी सन्नाटा छूट जाता है। माँ एफीआई के पैर जवाब दे देते हैं और वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है, जबकि डोंग किंग्स भी घुटनों के बल बैठ जाती है। उसने अकेले ही इतने खतरनाक लुटेरों के पूरे अड्डे को खत्म कर दिया, डोंग किंग्स धीमे स्वर में कहती है। हर भगोड़ा, यहां तक कि माँ गोरयू भी, सबको उसने फसल की तरह काट दिया। माँ एफीआई पागलों की तरह हंस पड़ता है। हाँ हाँ, यह मार्शल चैंपियन, यह ड्रैगन असेंडेंट हमारी समझ से कहीं आगे की चीज है। वह ऐसा चर है जो सारे मार्शल मानकों को तोड़ देता है, माँ एफीआई कांपती आवाज में कहता है। लगता है 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक प्रतिभाशाली छात्र नहीं लिया, उन्होंने तो अकादमिक दुनिया में एक राक्षस छोड़ दिया है। लू शेंग वापस ट्रांसपोर्ट गाड़ी तक आता है और पीछे की सीट पर बैठकर आराम करता है, आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करते हुए। तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस जोर से कंपन करता है। एक्साई लिन का एक बेहद जरूरी संदेश स्क्रीन पर चमक रहा था। ब्रदर लू, हालात बहुत खराब हो गए हैं। आप कहाँ हैं? संदेश में लिखा था। दुश्मन ताकतें हमारी 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के मार्शल सेंट टावर पर हमला कर रही हैं। यह पढ़ते ही लू शेंग तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है। मार्शल सेंट्स के पवित्र स्थान को लूटने की हिम्मत, यह सोचकर ही वह चौंक जाता है। लगता है आराम खत्म हो गया, वह बुदबुदाता है और तुरंत टैक्सी पकड़कर विश्वविद्यालय की ओर निकल पड़ता है। हम पहुंच गए नौजवान। 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और जो भी मुसीबत है उसके लिए शुभकामनाएं, ड्राइवर कहता है। लू शेंग कार पूरी तरह रुकने से पहले ही कूदकर बाहर निकल जाता है। चलते चलते वह पिछली लड़ाई के फायदे के बारे में सोच रहा था। जिन अपराधियों को उसने मारा था, उनकी खूनी इच्छाएं ड्रैगन वेन स्पीयर के लिए बेहतरीन ईंधन थीं। उसे लगभग महसूस हो रहा था कि हथियार की आत्मा उसकी हथेली में धड़क रही है। तभी गेट से एक्साई लिन उसे देखकर जोर जोर से हाथ हिलाता है। ब्रदर लू, ब्रदर लू, भगवान का शुक्र है आप वापस आ गए। एक्साई लिन घबराई हुई राहत के साथ कहता है। गिरफ्तारी वाला मिशन कैसा रहा? क्या वह उतना ही खतरनाक था जितना अफवाहों में कहा जा रहा है, या आपको उसमें थोड़ा मजा भी आया? लू शेंग कंधे उचकाता है। ठीक ठाक था, कुछ खास मुश्किल नहीं,
बस कुछ हताश लुटेरों के साथ छोटी सी लड़ाई थी। यह सुनकर एक्साए लिन की आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। रुको, तुमने सच में उन्हें मार दिया? तुमने इंसानों को मार दिया? लड़के के चेहरे पर सच्चा सदमा देखकर लू शेंग के माथे पर भी हल्का ठंडा पसीना आ जाता है। उसे तभी एहसास हुआ कि एक्साए लिन चाहे कितना भी जीनियस और ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट हो, आखिर वह अभी भी सिर्फ 18 साल का लड़का है जो अकादमिक दुनिया की सुरक्षित दीवारों के भीतर पलाबधा है। किसी की जान लेना कैसी कठोर और असली हकीकत होती है, यह बात एक्साए लिन ने अभी तक अपने खेल और थ्योरी वाली दुनिया के साथ पूरी तरह स्वीकार नहीं की थी। लू शेंग ने नरम आवाज में समझाया, वे बहुत ही घिनौने अपराधी थे जिन्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। यह सुनकर एक्साए लिन ने लंबी और कांपती हुई राहत की सांस ली। ओह मेरे भगवान ब्रदर लू, आपने सच में कर दिखाया। क्या वो बहुत लेजेंडरी था? एक्साए लिन का सदमा अचानक अजीब सी उत्सुकता में बदल गया। उसकी आंखें चमकने लगीं। अब तो मुझे भी ऐसे हाई रिस्क मिशन करने हैं। शायद मैं भी कुछ विलेन पकड़ लूं, बस शिकार के रोमांच के लिए। लू शेंग ने उसे घूर कर देखा। कुछ पल के लिए वह सच में शब्दहीन हो गया, क्योंकि उसकी यह मासूम उत्सुकता थोड़ी अजीब भी लग रही थी। अंदर ही अंदर एक्साए लिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में एक हीरो जैसा बनने का सपना घूम रहा था। मैंने हमेशा सपना देखा है कि असली न्याय का रक्षक बनूं, उसने सोचा। दुनिया से बुराई को मिटाने वाला हीरो। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में यह हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम आसमान के हाथ बनकर छिपे हुए दुष्टों को खत्म करें। तभी पास से भागते हुए छात्रों की घबराई हुई आवाजें उनकी बात काट देती हैं। अरे सुना क्या? एक्साओ लैन अपनी डिफेंस में हार गई। ओह नहीं, मार्शल सेंट टावर अब तो पूरी तरह खतरे में है। पास खड़ी एक लड़की अपने बाल पकड़कर परेशान हो रही थी। जल्दी चलो, हमें प्लाजा जाकर खुद रैंकिंग देखनी होगी। लू शेंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह एक्साए लिन की ओर मुड़ा और चिंतित स्वर में बोला, मुझे तुरंत बताओ यह टावर पर हमला क्या है? पूरे छात्र इतने घबराए हुए मार्शल सेंट टावर की तरफ क्यों जा रहे हैं? ब्रदर लू, जब आप मिशन पर थे तब यहाँ बहुत बड़ा बदलाव हो गया, एक्साए लिन चलते चलते समझाने लगा। फोर्थ मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का मियाओ रेंगशोंग, जो अभी 7 सेंट्स लिस्ट में 6ठे नंबर पर है, वह हमारे टावर के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमला कर रहा है। लू शेंग थोड़ा उलझ गया। यह 7 सेंट्स लिस्ट आखिर है क्या? एक्साए लिन तुरंत बताने लगा, यह एक नया एलीट रैंकिंग सिस्टम है जिसने पुराने स्टूडेंट लिस्ट को बदल दिया है। पहले वाली लिस्ट सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के दूसरे से चौथे साल के छात्रों को ट्रैक करती थी, लेकिन यह 7 सेंट्स लिस्ट कुछ और ही है। इसमें 7 टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज के सबसे बेहतरीन छात्रों को एक ही रैंकिंग में रखा जाता है। अभी इस लिस्ट के टॉप पर चेन यिक्शुअन और एक्साओ लैन जैसे नाम हैं, और मुकाबला बेहद तीखा हो चुका है। इस लिस्ट में वही लोग आते हैं जो सच में देश के सबसे टॉप टैलेंट होते हैं। हजारों लाखों मार्शल आर्टिस्टों में से चुने हुए लोग। इस लिस्ट में नाम आ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की हालत अच्छी नहीं है, एक्साए लिन ने सिर पकड़ते हुए कहा। 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र टॉप 10 में नहीं है। यहां तक कि हमारा सबसे मजबूत सीनियर चेन यिक्शुअन भी पूरे देश में सिर्फ 13वें नंबर पर है। अगर आज टावर का रिकॉर्ड टूट गया तो पूरी मार्शल दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। हमें ट्रेनिंग के लिए भी 6 महीने लाइन में लगना पड़ेगा। 6 महीने लाइन में? सिर्फ ट्रेनिंग के लिए? यह सुनते ही लू शेंग अचानक तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया।
जैसे कोई गोली निकल गई हो। पीछे बस उसकी आवाज रह गई, मजाक कर रहे हो क्या? अगर बस टावर की रक्षा करनी है ताकि यह झंझट खत्म हो जाए तो समझो काम हो गया। पीछे खड़ा एक्साई लिन धूल में पलकें झपकाता रह गया। फिर उसके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। ब्रदर लू ने अभी क्या कहा? क्या वह सच में टावर की रक्षा करने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ही बदल जाएगी। उधर 7th मार्शल सेंट टावर के नीचे माहौल बेहद भारी था। छात्र दांत भींचकर खड़े थे और शर्म से सिर झुकाए हुए फुसफुसा रहे थे। क्या हम सच में इतने कमजोर हैं कि 4th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हमें ऐसे कुचल दे? यह अपमान सहा नहीं जा रहा। क्या हमें अब थर्ड रेट स्कूलों के छात्रों के साथ ट्रेनिंग के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको, देखो। उसने टावर के विशाल पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा किया। सील बदल रही है, कोई ट्रायल से बाहर आ रहा है। पास खड़ी एक लड़की सांस रोके स्कोरबोर्ड की ओर देख रही थी। यह चेन यिक्शुअन है। यह नाम भीड़ में ऐसे फैला जैसे शोक की घोषणा हो। वह बाहर आया, हाथों से सिर पकड़कर। उसके दांत भींचे हुए थे और पूरे शरीर से हार का भारी बोझ झलक रहा था। भीड़ में एक साथ कराह उठी। सब खत्म हो गया। अगर चेन यिक्शुअन भी नहीं रोक पाया तो अब मियाओ रेंगशियोंग को कौन रोकेगा? अगर उसने यह फ्लोर पार कर लिया और रिकॉर्ड तोड़ दिया तो हमारी यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर 315वें वर्ष की नेशनल मार्शल सेंट टावर रैंकिंग चमक रही थी। सबसे ऊपर 4th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का मियाओ रेंगशियोंग था, जो अभी 21वें फ्लोर पर था। उसके नीचे चेन यिक्शुअन 20वें फ्लोर पर रुका हुआ था, फिर एक्साएओ लैन 18वें पर। यहां तक कि ताकतवर यान क्वान भी 13वें फ्लोर पर रुक गया था। चेन यिक्शुअन उन चमकते हुए नंबरों को घूरता रहा। धत्तेरे की, उसने दांत भींच कर कहा। वह चौथे साल का छात्र था और इस टावर का हर कोना जानता था। फिर भी मियाओ रेंगशियोंग की प्रतिभा के सामने वह हार गया। उनके बीच की ताकत का अंतर पहाड़ जैसा लग रहा था। पास खड़े दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र मजाक उड़ाने लगे। एक सुनहरे बालों वाला लड़का हंसते हुए बोला, वाह, लगता है 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की ताकत खत्म हो गई। उसके पास खड़ा लाल बालों वाला लड़का हंसा। तुम लोग तो खुद को बहुत बड़ा समझते थे। अब पता चला असली दुनिया क्या है। तभी अचानक पूरे प्लाजा में एक भारी मानसिक दबाव फैल गया। यह कैसा दबाव है? भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ने लगी। लू शेंग आराम से चलता हुआ अंदर आया, जैसे बस वीकेंड पर आया है। उसके शरीर से निकल रही मानसिक ऊर्जा हवा को ही हिला रही थी। किसी ने पहचान लिया, रुको, यह लू शेंग है। वही फ्रेशमैन जिसने नए छात्रों की लिस्ट में पहला स्थान लिया था। हाँ, वही मार्शल चैंपियन, ड्रैगन असेंडेंट, जिसने पहले ही दिन सभी नए छात्रों को हरा दिया था और स्पीयर आर्ट्स इंस्ट्रक्टर को भी बराबरी पर रोक दिया था। फुसफुसाहट अब शोर में बदल चुकी थी। एक सीनियर बोला, यह मानसिक दबाव देख रहे हो? यह हाई लेवल मेंटल पावर एडेप्ट भी है। फिर उसने संदेह से कहा, लेकिन यह यहाँ क्या करने आया है? क्या सच में एक फ्रेशमैन टावर की रक्षा करेगा? सुनहरे बालों वाला लड़का हंस पड़ा। हाँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी इतनी मजबूर हो गई कि अब फ्रेशमैन पर भरोसा कर रही है? उसने मजाक उड़ाया। 7 सेंट्स के छठे रैंक वाले इंसान से लड़ने भेज रहे हो इसे? यह तो कत्लेआम में जोकर भेजने जैसा है। लेकिन लू शेंग ने आसपास की किसी आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ सामने खड़े विशाल टावर पर थी। वह शांत कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ता गया। रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास पहुंचकर उसने चौंकी हुई कर्मचारी से पूछा,
क्या अभी एंट्री के लिए लाइन है या मैं तुरंत अंदर जा सकता हूँ? लड़की ने उसे पहचानते ही चौंक कर कहा, यह तो आप हैं। मुझे आपका रिकॉर्ड याद है। आप अभी पहले सेमेस्टर के छात्र हैं और आपने मार्शल सेंट टावर में अभी तक ट्रेनिंग भी नहीं की है। प्रशासन ने आपको डिफेंस के लिए कैसे अनुमति दे दी? लू शेंग की ठंडी नजर देखकर वह घबरा गई और जल्दी से उसका रजिस्ट्रेशन खोल दिया। ठीक है, कम से कम आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हॉल खाली है। लेकिन क्या आप सच में अकेले हैं? क्या आपको सीनियर्स को नहीं बुलाना चाहिए? फोर्थ यूनिवर्सिटी वाला राक्षस अभी हमारा रिकॉर्ड तोड़ने ही वाला है। चलते चलते लू शेंग ने बस इतना कहा। इस तरह के काम के लिए एक आदमी काफी है। आज वह कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, कभी भी नहीं। उधर कैंपस के दूसरे हिस्से में एंट्रेंस एग्जाम वाली लाल बालों की लड़की बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी और अपने दोस्तों से लू शेंग को ढूंढने को कह रही थी। तो मिला क्या? वह आ रहा है? उसने घबराकर पूछा। पीली शर्ट वाली लड़की हांफते हुए बोली, मैंने मिशन लॉग देखा। वह कुछ घंटे पहले ए रैंक हाई रिस्क मिशन पर गया है। लाल बालों वाली लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? ए रैंक मिशन? अभी के समय पर क्यों? वह निराश होकर दीवार से टिक गई। अगर वह यहां नहीं हुआ तो हमारी यूनिवर्सिटी की इज्जत खत्म हो जाएगी। पास खड़ी एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने कहा, तुम जिस इंसान की इतनी चिंता कर रही हो वह आखिर है कौन? अगर तुम उसे चेन यिक्शुअन से भी ऊपर मानती हो तो वह जरूर कोई छुपा हुआ जीनियस होगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता। वह कैंपस में नहीं है। आज सब लोग टावर पर हमारी हार देखने जमा हुए हैं। यहां तक कि नया लड़का लू शेंग भी वहां देखने आया है। रुको, तुमने अभी क्या कहा? लू शेंग वहां है। यह सुनते ही लाल बालों वाली लड़की जैसे बिजली की तरह उछल पड़ी। दोबारा बोलो, क्या वह फ्रेशमैन लू शेंग अभी टावर में है? क्या वह अंदर जा चुका है? हाँ, अभी कुछ मिनट पहले ही गया है। देख लो, सुनहरे बालों वाली लड़की ने बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की ओर इशारा किया। डिजिटल बोर्ड के सबसे नीचे चमकता हुआ नाम दिख रहा था, लू शेंग। लाल बालों वाली लड़की खुशी से उछल पड़ी। ओह मेरे भगवान, वह सच में वहां है। अब हम जरूर जीतेंगे। सुनहरे बालों वाली लड़की हैरान रह गई। तुम इतनी खुश क्यों हो? वह बस एक टैलेंटेड फ्रेशमैन है। उधर मार्शल सेंट टावर के अंदर लू शेंग अभी अभी मुख्य ट्रायल क्षेत्र में पहुंचा था। उसने चारों ओर देखा और थोड़ा हैरान हुआ। तो यह है मशहूर मार्शल सेंट टावर? यहां तो बस एक कुर्सी और एक हेलमेट रखा है। उसने जेब से निर्देश पढ़े। हेलमेट पहनते ही चेतना लिंक ट्रायल शुरू होगा। जैसे ही उसने हेलमेट पहना, उसे हल्का चक्कर आया। फिर उसका दिमाग धीरे धीरे सिस्टम से सिंक होने लगा। सिंक 100% होने पर उसने आंखें खोलीं और देखा कि असली दुनिया गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक विशाल डिजिटल दुनिया थी। वाह, यह तो रेडी प्लेयर वन जैसी लग रही है। लेकिन इस ट्रायल में एक ही विरोधी था, जेड ब्रिलियंस मार्शल सेंट टैन झोंग्यू की प्रतिकृति। लू शेंग ने सामने उभरती युवा आकृति को देखा। क्या यह टैन झोंग्यू के जवान दिनों का रूप है? उसने सोचा। अचानक वह आकृति बिजली की गति से आगे बढ़ी और सीधे लू शेंग के सीने पर वार किया। लेकिन वार इतना कमजोर था कि लू शेंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा टैन झोंग्यू की प्रतिकृति ही पीछे उछल गई। तभी लू शेंग को समझ आया, यह सिर्फ शुरुआती स्तर था, शायद टियर 2 योद्धा के बराबर। लू शेंग हल्का मुस्कुराया। अगर मार्शल सेंट मुझे मार सकता है तो मैं भी उसे जवाब दे सकता हूं।
उसने एक भारी मुक्का मारा। धमाके के साथ टैन झोंग्यू की वह डिजिटल प्रतिकृति हजारों डेटा टुकड़ों में टूट गई। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन तुरंत ही ऊर्जा इकट्ठा होने लगी और एक नया रूप बन गया, टैन झोंग्यू की दूसरी प्रतिकृति। अब यह पहले से ज्यादा परिपक्व दिख रहा था। लू शेंग समझ गया, तो कठिनाई धीरे धीरे बढ़ने वाली है। जब लू शेंग अपनी रणनीति के बारे में सोच में खोया हुआ था, तभी सामने की प्रोजेक्शन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बेहद फुर्ती से घूमकर उसके पीछे आ गई और शिकारी की तरह उसके साइड पर वार करने के लिए झपट पड़ी। लू शेंग ने तुरंत सिर घुमाया और आखिरी पल में उस हरकत को पकड़ लिया। उसने आराम से हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली से उसके मुक्के को हवा में ही रोक दिया। फिर शांत और ठंडी आवाज में बोला, अब मुझे मार्शल सेंट टावर के काम करने का तरीका लगभग समझ आ गया है। इसके बाद बिना ज्यादा मेहनत किए लू शेंग अचानक पीछे की ओर जोर से छलांग लगाता है। इससे दोनों के बीच दूरी बन जाती है और प्रोजेक्शन का संतुलन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि उसका हमला बेकार चला जाता है। धम! एक और भारी टक्कर के साथ वह आकृति फिर से चकनाचूर हो जाती है। इस बार उसके टूटते ही हवा में चमकते हुए ऊर्जा के कई उजले बिंदु फैल जाते हैं। अब लू शेंग को साफ समझ आ गया था कि हर जीत के बाद टैन झोंग्यू का और भी ताकतवर रूप आएगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने चुनौती दी, आओ अगला भेजो। उसी समय उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति फिर से टावर द्वारा खींची जा रही है। कुछ ही पल में टैन झोंग्यू की नई आकृति सामने बन गई, पहले से ज्यादा लंबी और ज्यादा प्रभावशाली। लू शेंग ने उसे देखा और हल्के से होंठ भींचे, जैसे थोड़ी झुंझलाहट भी हो और लड़ने का जोश भी। वह बुदबुदाया, यह तो पूरा सिस्टम ही टेढ़ा है। हर दुश्मन को हराने के बाद मुझे कोई फायदा नहीं मिलता, उल्टा मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा ही खींच ली जाती है ताकि अगला स्टेज शुरू हो सके। पहले लू शेंग को लगता था कि मार्शल सेंट टावर की परीक्षा सिर्फ मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति की है, लेकिन अब उसे असली मैकेनिज्म समझ आने लगा। सदियों से इस टावर में अनगिनत चुनौती देने वालों की आध्यात्मिक छाप जमा होती रही थी। अगर यह ऊर्जा लगातार न भरी जाती तो टैन झोंग्यू की असली इच्छा भी समय के साथ खत्म हो जाती। असल में यह टावर एक विशाल बैटरी की तरह काम करता था। हर छात्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा खींचकर वह टैन झोंग्यू की शेष इच्छा को जीवित रखता था। हर फ्लोर पर थोड़ी ऊर्जा लेकर वह एक नया विरोधी बनाता था जो पहले से ज्यादा ताकतवर होता था। अब सामने खड़ा टैन झोंग्यू का रूप पहले से ज्यादा परिपक्व और ताकतवर दिख रहा था। यह समझते ही लू शेंग को 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमजोरी भी समझ आ गई। बाकी 6 यूनिवर्सिटियों की तुलना में उनकी भर्ती हमेशा कमजोर रहती थी, क्योंकि उनका मार्शल सेंट टावर सबसे नया था। बाकी टावरों में सदियों की जमा आध्यात्मिक ऊर्जा थी, लेकिन यहाँ वह कमी थी। टैन झोंग्यू, जो 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, 7 संस्थापकों में एकमात्र जीवित मार्शल दाओ सेंट थे। वही पूरे कॉलेज सिस्टम की देखरेख करते थे। कहा जाता था कि जो भी इस टावर का रिकॉर्ड तोड़ देगा उसे उनसे सीधे मिलने का मौका मिलेगा और उनकी मार्शल विरासत भी मिल सकती है। यह सोचकर लू शेंग ने हमला कर दिया। उसने कोई जटिल तकनीक नहीं अपनाई, बस एक सीधा और भारी मुक्का मारा जो टैन झोंग्यू की प्रोजेक्शन के जबड़े पर लगा और उसे चमकती धूल में बदल दिया। लड़ते हुए भी उसका दिमाग लगातार सोच रहा था, अगर मार्शल सेंट टावर के बारे में मेरा अनुमान सही है तो ड्रीमस्केप भी शायद इसी तरह काम करता होगा, बस बहुत बड़े स्तर पर। ड्रीमस्केप इस टावर से कहीं ज्यादा जटिल था। 10,000 साल बाद की दुनिया में मार्शल मास्टर्स आसमान के तारों जितने आम थे।
उनकी संयुक्त आध्यात्मिक शक्ति से एक पूरी दुनिया बनना असंभव नहीं था। शायद उन्हीं शक्तिशाली लोगों की इच्छाओं का मेल ड्रीमस्केप जैसी दुनिया बनाता है। लू शेंग यह सब सोचते हुए भी लगातार लड़ रहा था, हर नई आकृति को तोड़ता जा रहा था और टावर तुरंत नई बनाता जा रहा था। फिर ऊर्जा इकट्ठी हुई और टैन झोंगयू की नई आकृति बनी। इस बार उसके हाथ में लंबी तलवार थी। लू शेंग ने शांत नजर से देखा तो अब हथियारों की कला शुरू हो गई है। यह टैन झोंगयू शायद उसके यूनिवर्सिटी के समय का है, लगभग 20 साल की उम्र का। ताकत लेवल 5 के आसपास। अब मजा आने लगा है। इसके बाद चुनौती और बढ़ गई। अब टैन झोंगयू तलवार के रास्ते में थोड़ा माहिर हो चुका था और उसकी ताकत लगभग लेवल 6 तक पहुंच गई थी। फिर भी हर बार वह लू शेंग के एक ही वार से खत्म हो जाता। फिर से लू शेंग की आध्यात्मिक ऊर्जा टावर द्वारा खींच ली गई। यह ऊर्जा फिर से इकट्ठी होकर मैदान के बीच में एक और मजबूत रूप में बदलने लगी। अब सामने टैन झोंगयू का 30 साल की उम्र वाला रूप खड़ा था, लेवल 6 के शिखर पर। यह वही समय था जब कहा जाता था कि वह ग्रांड मास्टर से नीचे सबसे ताकतवर विशेषज्ञ था। लू शेंग को यह देखने की उत्सुकता थी। लू शेंग बोला, चलो देखता हूँ ग्रांड मास्टर से नीचे सबसे ताकतवर आदमी की असली ताकत क्या थी। उसकी सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा चमक उठी और पूरे शरीर को ढक लिया। वह बोला, अगर मैं भाला इस्तेमाल करूंगा तो यह बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए आज मैं तुम्हें खाली हाथों से ही हराऊंगा। उधर बाहर 7 सेंट्स रैंकिंग में हलचल मची हुई थी। मियाओ रेंगशियोंग 22वें फ्लोर तक पहुंच चुका था। चेन यिक्शुआन और एक्साएओ लैन 20 और 18 पर रुक गए थे। लाल बालों वाली लड़की का पति आवाज में बोली, हो गया। मियाओ रेंगशियोंग ने 22वां फ्लोर पार कर लिया। अगर उसने एक और फ्लोर पार कर लिया तो हमारी यूनिवर्सिटी की इज्जत खत्म हो जाएगी। चेन यिक्शुआन लगभग टूट चुका था। मैं सिर्फ 20वें फ्लोर तक पहुंचा। क्या सच में हमारे और बाकी शहरों के टॉप छात्रों में इतना फर्क है? वह सिर पकड़कर चीख पड़ा। धत्तेरे की, उसने गुस्से में कहा। पास खड़ी लड़की बोली, हिम्मत मत हारो। शायद मियाओ रेंगशियोंग अब रुक जाए। 22वें फ्लोर पर टैन झोंगयू का लेवल 6 पीक रूप है। उसे हराना आसान नहीं, लेकिन उसकी खुद की आवाज भी डर से कांप रही थी। चेन यिक्शुआन के हाथ कांप रहे थे। अगर मियाओ रेंगशियोंग यह फ्लोर भी पार कर गया तो इतिहास मुझे उस इंसान के रूप में याद करेगा जिसने 7 सेंट्स यूनिवर्सिटी को गिरा दिया। तभी भीड़ में अचानक शोर मच गया। देखो, बोर्ड बहुत तेज बदल रहा है। लू शेंग का नाम तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। रैंकिंग हर सेकंड अपडेट हो रही थी और वह नीचे के फ्लोर पलक झपकते ही पार करता जा रहा था। लाल बालों वाली लड़की स्क्रीन को घूरती रह गई। वह उड़ रहा है। अभी 11वां फ्लोर, अब 12। ओह भगवान, वह 15वें फ्लोर पर पहुंच गया। उधर टावर के अंदर लू शेंग मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ा। सामने टैन झोंगयू की प्रोजेक्शन सही मुद्रा में खड़ी थी और अपनी भारी तलवार घुमाकर घातक वार करने के लिए तैयार थी। एक चमकदार रोशनी तलवार के किनारे से फूटी और पहाड़ जैसी ताकत के साथ लू शेंग की ओर गिर पड़ी। स्वीश! उस वार की ताकत से जमीन फट गई और एक बड़ी दरार लू शेंग की ओर दौड़ पड़ी। उसे मजबूरी में हाथ उठाकर रोकना पड़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन भी फटती चली गई। लू शेंग सच में चौंक गया। क्या भयानक ताकत है! मेरी लेवल 4 बॉडी टैंपरिंग इस वार के सामने बिल्कुल बेकार लग रही है। लेकिन उसी दर्द के साथ उसके अंदर जोश भी बढ़ गया। यही ताकत वह देखना चाहता था।
इतने ताकतवर विरोधी को हराने का ख्याल उसे रोमांचित कर रहा था। सच में मजा आ रहा है, उसने दांत भींच कर कहा। इस दबाव में उसकी मार्शल आर्ट्स और निखर रही थीं। उसकी परफेक्ट मार्शल आर्ट्स की 10वीं फॉर्म लगभग पूरी हो रही थी। गर्जना करते हुए लू शेंग फिर आगे झपटा। सामने टैन झोंगेऊ की प्रोजेक्शन ने तलवार फिर ऊपर उठा ली। उसकी ठंडी आंखें बिना भाव के लू शेंग को देख रही थीं और तलवार हवा को चीरती हुई घूम रही थी। तलवार की ऊर्जा की लहरें समुद्र की तरह लू शेंग की ओर आईं। जवाब में लू शेंग का शरीर आध्यात्मिक आग से चमक उठा। उसने अपनी सारी ची को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लिया। अब वह उस शक्ति को छोड़ने ही वाला था। उसी समय दृश्य बदलकर वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचता है। वाइस प्रिंसिपल झाओ कंगताई लू शेंग के मिशन की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था 8 लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट, जिनमें 2 एलिमेंट कंट्रोलर भी थे, लू शेंग ने अकेले खत्म कर दिए। कोस्ट सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने भी धन्यवाद का लंबा पत्र लिखा था। झाओ कंगताई ने गहरी सांस ली। यह लड़का, मैंने सोचा था कि वह पहले यूनिवर्सिटी में ढल जाएगा, लेकिन उसने इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कर दिया। उसकी लड़ाई की रणनीति और आत्मविश्वास बिल्कुल मार्शल सेंट सेक्ट मास्टर जैसा है, झाओ ने कहा। मुझे तुरंत ऊपर रिपोर्ट करनी होगी। तभी दरवाजा खुला और एक छात्रा हांफते हुए अंदर आई। वाइस प्रिंसिपल, आपको अभी चलना होगा। वह कुछ पल बोल ही नहीं पाई।